सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ रेड हेडेड बीस्ट को अपने रियल फॉर्म में ले आया था और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगा, पर उसने अपने हाथों को रीजनरेट करके भागने की कोशिश की, पर शियाओ ने उसकी गर्दन उड़ा दी। अफसोस वो मरा नहीं, उसके पास मिस्टीरियस इमोर्टल सब्सटेंस था जिसकी मदद से वह बच निकला और स्टोन गेट के अंदर चला गया। उसने डुगुयुन को भी अपने पीछे बुला लिया। वास में मौजूद इविल स्पिरिट्स ने डुगुयुन को एक में फंसा दिया था। उसे लगा कि वह उसे एंसेस्टर लैंड पर ले जा सकती है और वह चढ़ावे के तौर पर अपना रक्त चढ़ाने लग गया। वहाँ चारों तरफ इविल लिली खिलने लगी। आत्माएं भी आजाद हो चुकी थी जो सभी डिसिप्लिन का शिकार कर रही थी। वह उनके खून से अपनी प्यास बुझाने लगी। उन्हें लगा कि वो जल्द ही आजाद हो जाएंगे, पर तभी मिस्टीरियस एल्डर बाहर आ गए। उन्हीं ने इन सभी इविल प्राणियों को पहले कैद कर रखा था। उन्होंने आसानी से इन्हें दबा दिया और सबको बताया कि ये हेवनली सीड खुद अपने मास्टर को चुनता है और आगे चलकर ये शिहाओ को चुनने वाला था। सभी डिसिबल काफी मायूस हुए, पर एल्डर ने बताया कि वे एक ऐसे एल्डर को जानते हैं जो पूरी बॉडी को एक फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अब हम कई दिनों के बाद का सीन देखते हैं। तियांशिन एकेडमी का शिप वापस एकेडमी की तरफ लौट रहा होता है। कई सारे डिसिप्लिन मारे जा चुके थे और हर कोई गम में डूबा था। हर किसी ने अपने दोस्तों को खोया हुआ था। फोर्थ एल्डर कहते हैं कि इस जर्नी में कई सारे स्टूडेंट मारे गए। हमारा 9 हेवन और 10 रियल में अब एक बड़े खतरे में पड़ने वाला है, पर इन लोगों की मौत से कुछ भी बदलने वाला नहीं था। अगर जिंदा रहना है तो सभी को कड़ी ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ताकतवर बनकर ही मुसीबतों को रोका जा सकता है, वरना आफतें लोगों को राख कर देगी और फिर कुछ नहीं बचता। सभी सहमे हुए डिसिबल के बीच अब हमें शियाओ को दिखाया जाता है। उसने इस यात्रा में कई इमोर्टल सीड हासिल किए थे, जिनमें 5 एलिमेंट सीड और ब्लड सीड भी शामिल थे। ये सब उसे रियल्म ग्रेव में मिले थे कि ये भी वहाँ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी ये खोज यात्रा वाकई में काफी फलदायी रही, यानी हमें काफी प्रॉफिट हुआ। शियाओ कहता है कि इस ट्रिप में मेरा सामना 2 सुप्रीम इमोर्टल सीड से हुआ। उस रेयर हेवनली सीड के अलावा वर्ल्ड ट्री भी एक सुप्रीम हेवनली सीड से कम नहीं था। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसे भी हासिल कर लेता। तभी हमें एक विजन दिखाया जाता है जिसमें वर्ल्ड ट्री का गार्डियन जो बेड़ियों में बंधा हुआ था, वो बताता है कि जब वर्ल्ड ट्री पर लगे हुए हेवन डिफाइंग इमोर्टल सीड पकते हैं तो निश्चित रूप से कोई महान शख्स आएगा और उसे ले जाएगा। यह भी पास्ट का सीन था। शिहाओ ने अपने यात्रा के दौरान उस गार्डियन से मुलाकात की थी, पर गार्डियन ने कहा था कि तुम्हें इंतजार करना होगा। इन्हीं बातों पर शिहाओ सोचता है ये यात्रा मेरे लिए बिल्कुल भी फलदायी नहीं रही। मैं एक भी हेवनली इमोर्टल सीड हासिल नहीं कर पाया और अब तीनों एल्डर बंदी बनाए गए डुगुयुन के साथ तियांशिन एकेडमी के ग्राउंड में आ जाते हैं। शियाओ भी वहां पहुंचता है। वो रेस्पेक्टफुली तीनों एल्डर से पूछता है एक पेटिशनर कितने इमोर्टल सीड इकट्ठा करके उन्हें मर्ज कर सकता है। फोर्थ एल्डर कहते हैं कि अमृत की कल्टीवेशन का एशियन मेथड हमें अनिर्णायक बनाता है, यानी कल्टीवेशन में कुछ भी निश्चित नहीं है, पर उनके हिसाब से एक सीड को बॉडी के साथ मर्ज करना पहले से ही एक लिमिट है। अगर तुम लालची बन गए तो तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शियाओ कहता है कि अगर एक हेवनली सीड से इमोर्टल दाव के पीक पर नहीं पहुंचा जा सकता तो मैं कभी भी एक सीड तक ही सीमित नहीं रहूंगा। तभी सेकंड एल्डर बताता है कि इमोर्टल एकेडमी के पास डीप फाउंडेशन है। उनकी कलेक्शन में प्रेशियस सीड की कोई कमी नहीं है। अगर तुम वहां एडमिशन ले लो तो शायद तुम कुछ चीजें एक्सचेंज करके पीएलएस सीड हासिल कर सको। फोर्थ एल्डर भी कहते हैं कि यह बिल्कुल सही है। अब जल्द ही वो दिन निकट आने वाला है जब इमोर्टल एकेडमी और होली सेक्रेट एकेडमी सुपर टैलेंटेड लोगों का चयन करेगी। शायद मुझे लगता है कि आज ही वो दिन है। शियाओ कहता है कि मुझे तो लगता था कि हम उन दोनों एकेडमी के दुश्मन हैं और आप जिस तरह से सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए आए हो उसके बाद आप अपने डिसिबल को दूसरी एकेडमी के हवाले करने के लिए क्यों तैयार हो। सेकंड एल्डर कहते हैं जल्दी एक तूफान आएगा, यानी एक आपदा। उस वक्त हमें अपने निजी फायदे और नुकसान के बारे में नया सोचकर पूरी दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम सभी को खुली छूट देते हैं कि वे जिस एकेडमी में चाहे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वहां उन्हें विरासत भरपूर मात्रा में मिलती है। बस ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हासिल करते हो। तभी वहाँ काले बादल छा जाते हैं और तेज थंडर स्ट्राइक होने लगती है। फोर्थ एल्डर डुगुयुन को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। चारों तरफ मौसम तेजी से बदलने लगता है जिसे देख सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन वांगशी सोचती है इस
अजीब से ओरा में कोई अनजानी सी दहशत है। ऐसा लग रहा है जैसे इमोर्टल एकेडमी और होली सीक्रेट एकेडमी दोनों ही एक साथ यहाँ आ रही हो। मुंतुओ कहता है ये ऐसे पावरफुल फोर्स के साथ यहाँ आ रहे हैं जो कल्पना से भी परे हैं। इसी वक्त एक चमकते पोर्टल से होली सीक्रेट एकेडमी का जहाज बाहर आता है। एक तेज मगर घमंडी हंसी गूंजती है। एल्डर वे किंग हंस रहे होते हैं जो होली सीक्रेट एकेडमी के एल्डर हैं। उन्हें यकीन था कि वो इमोर्टल एकेडमी से पहले यहाँ पहुँच गए हैं जिनकी ताकत सुप्रीम बिंग रियल्म में थी। तभी एक और उससे भी विशाल जहाज आसमान में प्रकट होता है। उस जहाज से एक गूंजती हुई आवाज आती है, वाकई तुम्हें लगता है कि तुम सबसे पहले पहुंच गए। तियानशिन एकेडमी के दोनों एल्डर्स भी हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि इस इमोर्टल एकेडमी ने तो एक पूरा प्लेनेट ही अपने शिप में रिफाइन कर लिया है। ये वही लोग हैं जिनसे ग्रेव टोम में शियाओ और हमने टकराव किया था। शायद अब ये उसी का बदला लेने के लिए पूरे प्लेनेट जैसे जहाज पर सवार होकर आए हैं और यकीनन इनका मकसद सिर्फ एक ही है, शियाओ के लिए मुसीबत खड़ी करना। शियाओ भी सोच में डूबा था। ये दोनों एकेडमीज यहाँ सिर्फ तियानशिन के डिसिपल्स को चुनने नहीं बल्कि अपनी हैसियत और पावर का जलवा दिखाने आए हैं। वे किंग अपने एक और साथी एल्डर के साथ तियानशिन एकेडमी में दाखिल होते हैं। वो सेकंड और थर्ड एल्डर से कहते हैं, अरे तुम्हें देखे तो जमाना हो गया, अभी तुम दोनों वैसे ही डेशिंग लगते हो जैसे पहले थे। सुना है तुम एशियन ग्रेव टोम तक गए थे जहाँ तुमने इमोर्टल एकेडमी से टकराव किया और बड़ी लूट हासिल की। वाकई बहुत मजा आया होगा ना। सेकंड एल्डर मुस्कुराकर जवाब देता है, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो बस वहाँ 5 ट्रेजर्स के लिए एक कंपटीशन कर रहे थे। वे किंग हंसने लगा तो सेकंड एल्डर कहते हैं, चलिए अंदर चलें, आराम से बैठकर इन दिलचस्प बातों पर गुफ्तगू करते हैं। तभी इमोर्टल एकेडमी के शिप से सिलेक्शन एंट्रेंस खुलता है। बियांग यून, जुआन कुन और मुनतुओ तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। बियांग यून मुड़कर वांगशी से कहती है, मैं तुम्हें इमोर्टल एकेडमी में देखना चाहती हूँ, तुम आ रही हो या नहीं। लेकिन वांगशी उसकी बात अनसुनी कर चुपचाप मुंह फेर लेती है। अब होली सीक्रेट एकेडमी का सिलेक्शन गेट भी खुलता है। वांगशी उसके अंदर जाने लगती है लेकिन वो हिचकिचा रही थी। क्या वाकई होली एकेडमी मेरी मंजिल है? वो शियाओ के बारे में सोच रही थी, आखिर वो किस एकेडमी में जाएगा। लेकिन शियाओ को इतनी आसानी से किसी एकेडमी में शामिल होना मंजूर नहीं था। कुछ डिसिपल आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना, फेरी वांगशी ने एशियन इमोर्टल मेथड को कल्टिवेट किया था, फिर भी वो होली सीक्रेट एकेडमी में चली गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ भी इमोर्टल एकेडमी जितने ही फायदे मिलते हो? तभी इमोर्टल एकेडमी के कुछ डिसिपल से बाहर निकलते हैं। एक पूछता है, वो हुआंग कहाँ है जिसने वुताई का डिवाइन आर्मर छीन लिया था? इनमें एक लड़का जिसका नाम लेई आओ चेन था, वो लिटिल हेवनली किंग का अटेंडेंट था और उसकी ताकत हेवनली डाइटी रियल्म में होती है। उसके साथ शुआंग लियान्यू नाम की एक लड़की भी थी जो उसी लिटिल हेवनली किंग की अटेंडेंट थी। वो भी हेवनली डाइटी रियल्म में ही थी। शुआंग लियान्यू गुस्से में बोलती है, तुमने टॉम ग्रेव में धोखे से हमला किया, हमारे डिसिपल को घायल किया और लिटिल हेवनली किंग का एज्यूर आर्मर छीन लिया। अभी भी वक्त है, अपनी गलतियां मान लो और माफी मांग लो, शायद हम तुम्हें बख्श दें। लेई आओ चेन भी गरजता हुआ कहता है, जल्दी से डिवाइन आर्मर वापस करो और अपने घुटनों पर बैठ जाओ। शियाओ शांत खड़ा ये सब सुन रहा था। वो कहता है, वो ताई पहले मुझे मारना चाहता था, अगर लिटिल हेवनली किंग खुद आकर मुझसे माफी मांगे तो हम आगे की बात कर सकते हैं। अब वहाँ किंगी और मोदाओ भी पहुँच जाते हैं। मोदाओ अपनी ब्लेड एक्टिवेट करते हुए पूछता है, भाई बताओ इनमें से किसे पहले मौत के घाट उतारना है? शुआंग लियान्यू कहती है, तुम सब बहुत घमंडी हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों तुम्हें बचा पाएंगे? क्या तुम हमारे इमोर्टल एकेडमी में शामिल नहीं होना चाहते? लेई आओ चेन हंसते हुए कहता है, जरूर, इस लड़के को आज ही मरना है जो ये बदतमीजी कर रहा है। अब सारे इमोर्टल एकेडमी के डिसिपल्स एक एक करके अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं। वो कहते हैं, हमें इसे पकड़ना होगा। वो मिलकर एक खतरनाक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसका नाम वज्रा डीमन सबड्यूइंग फॉर्मेशन होता है, जो एक हेवनली डाइटी रियल में पेटिशनर को भी दबा सकता था। बाकी डिसिपल्स डर के मारे पीछे हटते हुए कहते हैं, इन्होंने तो इतनी जल्दी एशियन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, क्या ये वाकई हुआंग को मारने वाले हैं? फिर वो इस फॉर्मेशन से शियाओ पर हमला करते हैं लेकिन वो रिबॉर्न स्पेल अटैक से बच निकलता है। अब वे लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। शियाओ अचानक उनके ऊपर आ गया और वो अब अपने मंत्रों को एक्टिवेट करके वज्रा डीमन सबड्यूइंग फॉर्मेशन को तोड़ने लग जाता है। वो माइरिड ऑफ ओरिजिन का इस्तेमाल करता है जो प्रीमोडियल ट्रू सॉल्यूशन की एक डिवाइन एबिलिटी थी, जिससे वो फॉर्मेशन कुछ ही पलों में पूरी तरीके से बिखर जाता है। शुआंग लियान्यू का चेहरा एकदम उतर चुका था। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। वो सोच रही थी, ये लड़का प्रीमोडियल ट्रू सॉल्यूशन में इतनी महारत कैसे हासिल कर सकता है? तभी
शियाओ तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और एक जोरदार चपेट मारता है। शुआंग लियान्यू हवा में उछलकर दूर गिरने वाली थी, पर शियाओ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम इमोर्टल एकेडमी वाले न जाने अपने आप को क्या समझते हो। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। शियाओ उसकी गर्दन को कसकर दबाने लगता है। शुआंग लियान्यू बुरी तरह से घबराई हुई आवाज में बोलती है, बड़े भाई मुझे बचा लो। तभी ले आओजिन गुस्से में भरकर शियाओ पर हमला करने के लिए लपकता है, लेकिन शियाओ कहता है, तुमने पहले मेरी तौहीन की थी, अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। वो उसे बुरी तरह पीटता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। ये तुम्हारी गलतियों का अंजाम है। तुम जैसे लोग खुद को न जाने क्या समझते हो, जो हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। फिर वो शुआंग लियान्यू को भी जमीन पर फेंक देता है और दोबारा उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। शुआंग अपने मंत्रों से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, मगर शियाओ उसे भी चुटकियों में तोड़ देता है। चीख, धूल और टूटे हुए अभिमान की खामोश गूंज सुनाई दे रही थी। शियाओ गुस्से में सबकी तरफ देखकर गरजता है, क्या यहाँ और भी कुत्ते मौजूद हैं जो अपनी वफादारी दिखाना चाहते हैं। तभी वहाँ एक स्पीड क्रेन आ जाती है जो ग्रेट एल्डर तियानजेन की इमोर्टल क्यू से ट्रांसफॉर्म हुई थी। उसकी मदद से वो इस पूरी जंग को देख रहे थे। अब इमोर्टल पहले से एक तेज एनर्जी का उबार महसूस होता है। सब डर के मारे सियर उठते हैं, लेकिन शियाओ सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो सोचता है, जब कुत्तों को मारा जाता है तभी उनका मालिक बाहर निकलता है। यही इस दुनिया की हकीकत है। अब उस जहाज से 3 इमोर्टल एनर्जी से घिरा हुआ एक शख्स अपने साथियों के साथ बाहर आता है। वो और कोई नहीं, लिटिल हेवनली किंग होता है, जो इमोर्टल एकेडमी के ग्रेट एल्डर का पहला डिसिबल था, जिसकी ताकत वोइड दाओ रियल में होती है। तियानजेन एकेडमी के सभी डिसिबल हैरान रह जाते हैं। ये वाकई लिटिल हेवनली किंग है। हमने तो सुना था कि ये एकांत में कल्टिवेशन कर रहा है। लिटिल हेवनली किंग अपनी इमोर्टल एनर्जी से ले आओचेन और शुआंग लियान्यू को वापस जहाज पर भेज देता है ताकि वो आराम कर सके। मोदाओ हैरानी से बुदबुदाता है। इससे चारों तरफ जो इमोर्टल लाइट घूम रही थी वो वाकई में ट्रू इमोर्टल लाइट है और इसका ऑरा बिल्कुल मेरी बहन के जैसा लग रहा है। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। शियाओ से झिड़कते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर वाकई आत्मविश्वास की कमी है। लड़ने से पहले ही हार क्यों मान रहे हो। मोदाओ जवाब देता है, मैं मानता हूँ कि यह आदमी अभी भी इमोर्टल बनने से बहुत दूर है, मगर मैं इसकी ट्रू इमोर्टल क्यू की झलक को महसूस कर सकता हूँ। ये इंसान वाकई अजय है, इसे कोई नहीं हरा सकता। अब लिटिल हेवनली किंग अपनी कौम के बीच अपना ऑरा चारों तरफ फैला देता है। शियाओ की आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।